YouTube चैनल पुण्यार कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मेरी कहानी मेरी जुबानी कथा श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप मेरे द्वारा रचित कुछ चुनिंदा कहानियों को सुन रहे हैं। ये कहानियां मेरी कहानी संग्रह संघ की चूड़ी में संग्रहित है, जिसका कवर पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लगातार। अब से पहले आप कहानी सुन चुके हैं अतीत का टुकड़ा, और आज की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं वह है अतीत का शेषांश। शीर्षक की दृष्टि से इन दोनों कहानियों में साम्य या भ्रम उत्पन्न हो सकता है। कथ्य और तथ्य में भी किंचित समानता मिलेगी, लेकिन इसका निर्णय तो आप करेंगे, मैं क्यों। तो आइए पहले सुनिए आज की कहानी अतीत का शेषांश। मैं नहीं था जब समय था। मैं नहीं था जब समय था। समय नहीं है जब मैं हूं। मैं और समय का सानिध्य हुआ तो वह न रही। अतीत एक सपना सा लगता है। चाहकर भी अतीत का आलिंगन संभव है क्या? क्षमा और प्रायश्चित का भी एक समय होता है। बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकले शब्दों को भी वापस पा लेना वैज्ञानिक युग में शायद संभव हो सकता है, परंतु हाथ से निकले हुए समय को पुनः हासिल कर लेना असंभव है। असंभव है। शहर के कोलाहल से दूर शांत वातावरण में सैकड़ों मील की दूरी पर अपने आप में मनस्वी की तरह स्थित एक छोटा सा गांव, भोजुआ टाण। टाण शब्द को सार्थक करता लगभग सोया सा है। शहर से आने वाली काली बेशर्म सड़क भी इससे मुंह मोड़कर दूर से ही निकल गई है। गांव आने का बहुत बार मौका लगा है, आया भी हूं, किंतु इस बार जब लंबे अरसे के बाद गांव वापस आया तो सब कुछ बदला बदला सा लगा, जबकि सब कुछ वही है। आम के बगीचे, लहलहाते खेतों में जौ गेहूं की बालियां, नवविवाहिता के मांग के सिंदूर की तरह चमकते हुए मटर और सरसों के लुभावने फूल, दुल्हन की साड़ी की तरह पसरे पड़े दूर दूर तक सरसों के खेत। शहरी तितलियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य संपदा वाली मनमोहिनी ग्राम्य वालाएं। पुरानी जमींदारी की डायरी, किलानुमा इमारती खंडहर, जिसके एक कोने में तब भी मेरा परिवार रहता था और अब भी वहीं गुजर कर रहा है। तब भी मेरा परिवार रहता था और अब भी वहीं गुजर कर रहा है।
दरवाजे पर अविचल अडिग अश्वत्थ वृक्ष, जिसने मेरे परदादे और लकड़दादे को भी देखा था, अब भी महात्मा सुखदेव की तरह स्थिर खड़ा है, मानो कह रहा हो कि अभी तुम्हारे भी पोते पर पोते को देखूंगा। गांव की सीमा का द्योतक और जिले की सीमा को लेकर नित टंटा खड़ा करने वाली नदी का कलेवर भी वही है। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, वैसा ही है, परंतु पहले से सब कुछ भिन्न लग रहा है, क्योंकि गांव के बच्चे जो नंगे घूमा करते थे अब दाढ़ी मूछों वाले हो चुके हैं। बालाएं बड़े बूढ़ों का आशीष 1 से 21 हो को सिरोधार्य कर परिवार नियोजन की निरर्थकता की पुष्टि में जुट गई है। पिताजी के काले केश सन की तरह सफेद हो गए हैं। अब इमारत की रही सही सफेदी भी कालिमा की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। पिताजी के लगाए हर पौधे अब फलदार हो चुके हैं, कुछ में फल लग चुके और कुछ नहीं फल लगने की कसम खाए बैठे हैं। शायद उन्हीं में मेरा भी एक स्थान है। मैं भी तो उन्हीं का लगाया हुआ एक पौधा हूं। सब कुछ वही है, सब कुछ वही, पर मैं कैसे कहूं मैं जो वह नहीं रहूं। दरवाजे पर पांव धरते ही बिठुआ उठ करके धनुषाकार होकर आगवानी किया। जो पहले मालिक की मर्यादा न समझ करके मार भी बैठता था, स्वस्थ होते तो पिताजी उछलकर सामने के पेड़ पर चढ़ जाते खुशी में, या कम से कम मुझे गोद में उठाने का प्रयास तो जरूर करते। उधर सौत पुत्र को देखकर बरसों से दबी विमाता की अंतराग्नि अचानक प्रस्फुटित हो आई। बुढ़ापे में पिताजी शायद यही सोचकर शादी किए होंगे कि मृत्युपरांत भी मुझे चैन न मिलने पाए। समाज के मुख तरकस से निरंतर निकलते व्यंग बाणों से बिंधने लगे जब, तब धर पकड़कर मेरी भी शादी कर दी गई। सुहाग रात में समय की भीख के साथ उससे क्षमा मांगते समय मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे इस अपराध को विधाता कभी माफ नहीं कर सकता। प्रायश्चित ही क्या हो सकता है मेरे इस पाप का? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आगे आंसू के 2 बूंदें गिरा लेने के सिवा। प्रिय, मुझे समय चाहिए। अपने को तुम्हारे काबिल बनाने के लिए और खानदान के नष्ट धरोहर को, जिसे पिताजी ने बंधक रख छोड़ा है, छुड़ाने के लिए। समय की भीख के जवाब में अपनी आंसू से पांव पखारते हुए वह मेरे चरणों में आ गिरी थी। देवता के चरणों में तो जीवन अर्पण है। समय जैसा तुच्छ चीज आप क्यों मांग रहे हैं मुझसे? इससे आगे वह कुछ कह न सकी थी,
और न सुनने के लिए मैं वहां खड़ा ही रहना चाह रहा था। किंतु बेचारी को क्या पता था कि समय कितना मूल्यवान है। लगातार 12 घंटे तक पृथ्वी को तपाकर थका मादा सूरज प्रतीची दिशा की ओर जाकर अपना मुंह छिपा पाने में सफल होने की कोशिश कर रहा था। मानो उसके लिए भी अब किसी तरह के प्रायश्चित्त का समय नहीं रहा है। मगर मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मुंह छिपाने? आंगन में पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। केले के वृक्षों को काट कर धराशायी किया जा चुका है पूजा मंडप की सजावट के लिए। बैठक में उच्चासन पर विराजमान पिताश्री उच्च स्वरों में मेरी भूरी भूरी प्रशंसा किए जा रहे हैं। जरा सा प्रसाद के लोभ में अपने पहरों वक्त को दफन करने वाले भला कब कह सकते हैं कि आपने उस बच्चे के साथ अन्याय किया है। जिस दौलत को इकट्ठा कर खानदानी धरोहर को वापस पाने के लिए उसने अपना सर्वस्व खो दिया, उसका कुछ भी प्रतिफल उस अभागे को प्राप्त नहीं होना है। ऊपर से एक विमाता का बोझ भी उसके सर पर है। पूजा कब प्रारंभ हुई, कब समाप्त हुई, इसका मुझे जरा भी भान न रहा, ध्यान भी न रहा। अचानक पीछे से आकर एक पतली सी आवाज ने मुझे चौंका दिया। लगा कि गहरी नींद से उठ बैठा हूं। भैया, क्या सोच रहे हो? जो होना था सो हो चुका, अब हाथ मलने से क्या फायदा? भाभी को ले जाकर अच्छी तरह कहीं इलाज करवाओ, शायद अभी लाइलाज न हुई हो। मुंह बोली बहन मैना की मंद आवाज मेरे कर्ण मार्ग से प्रवेश कर हृदय स्थल तक सीधे पहुंच गई। घर में प्रवेश करने के बाद से ही मेरी निगाहें जिस चीज की तलाश में थी उसे न पाकर दिल और दिमाग की अजीब हालत हो रही थी। किसी से पूछने की हिम्मत भी जाती रही थी। निराश, हताश जब कुएं पर हाथ मुंह धोने के लिए गया तो फुलवारी के बगल में कोने में एक अपरिचित झोपड़ी को देखकर बरबस ही मेरे पांव उस ओर खींच गए थे। उस अपरिचित झोपड़ी के अंदर जाकर जो कुछ भी देखा मैंने, उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टूटी खाट पर बिछे चिथड़े और उसमें लिपटी एक लाश। जरा और समीप जाने पर मालूम हुआ कि वह लाश नहीं, वरन अंतिम क्षण के इंतजार में एक नारी शरीर है जो कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल थी। क्या क्या यह वही है जिसकी मुझे तलाश थी? गड्ढे में पड़े शीशे के समान चमकती दो आंखें, कातर कंठ से निकले टूटे फूटे शब्द, आ गए मेरे देवता। बस बस तुम्हारे दर्शन के लिए ही ये प्राण अटके रहे अब तक।
बस तुम्हारे दर्शन के लिए ही ये प्राण अटके रहे अब तक। आंखों तले अंधेरा छा गया, धड़ाम से गिर पड़ा। उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि वह मुझे उठा सके, मात्र यह कहने के सिवा, मेरे पास रहने से जहर आप में भी कहीं फैल न जाए। क्या मैं खोए हुए समय को पा सकता हूं, खरीद सकता हूं उस दौलत से जो इतने दिनों में मैंने कमाया? बाप दादे के धरोहर को तो संभाल लिया, किंतु अपना धरोहर ही न संभाल सका। उसका जीवन मेरे पास धरोहर ही तो था, जो अब अंतिम सांसें गिन रहा है। अतीत का शेषांश, अतीत का शेषांश ही तो वर्तमान होता है, और इसकी नींव पर ही तो भविष्य का महल खड़ा किया जाता है। क्या मेरा वर्तमान यही है? क्या यही है मेरा वर्तमान, जिसे अतीत की कुर्बानियों से सींचा है मैंने? मैना अभी भी पीछे खड़ी थी प्रसाद लेकर। मैं कुछ कहे बगैर ही आगे बढ़ उठाया उस मरणासन्न तपेदिक रुग्णा को अपने पुष्ट कंधे पर और निकल पड़ा ढूंढने अतीत के शेषांश को। धन्यवाद। आज की ये कहानी यहीं पूरी होती है। 1989 में ये कहानी शुभचिंतिका नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और बहुत बाद ये शंख की चूड़ी नामक कहानी संग्रह में संग्रहित हुई। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर अपनी राय देना आप न भूलेंगे, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नियमित बने रहें। धन्यवाद। ऐसी ही किसी और कहानी के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कमलेश पुन्नार को अनुमति दें। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरिओम हरिओम हरिओम।